हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट। लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन देखने जा रहे हैं। उस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जो चीज़ को आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, यू कैन नॉट डू दैट इनडायरेक्टली। मतलब किसी चीज़ को आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, उसको आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड में हम लोग देखें कि अगर किसी लेजिस्लेचर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है कि वो किसी भी लॉ के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है, तो वो इनडायरेक्टली उसको इस तरह से डिस्गाइज करके, उस लॉ को डिस्गाइज करके दूसरे फॉर्म में भी नहीं बना सकता है। मीन्स अगर किसी लेजिस्लेचर को लॉ ए के ऊपर बनाने का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, तो वो लॉ बी के ऊपर ए की तरह डिस्गाइज करके, इसको ए की तरह डिस्गाइज करके नहीं बना सकता। मीन्स बी के ऊपर ए का रैपर लगा के उसके ऊपर लॉ नहीं बना सकता। अगर वो बनाता है तो उसे ही कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं। इस मैटर में कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। कोर्ट जो होती है वो लॉ का रियल सब्सटेंस चेक करती है। लॉ का रियल सब्सटेंस कि उसके अंदर रियलिटी में किस चीज़ के ऊपर वो लॉ बना हुआ है, वो उसके सब्सटेंस के ऊपर जाती है, ना कि उसके आउटवर्ड अपीयरेंस के ऊपर। वो अपीयरेंस के ऊपर नहीं जाके जो कोर्ट देखती है कि वो लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस, मेन सब्सटेंस क्या है। और एक जो फेमस मैगजीन हम लोग ये जानते ही हैं कलर लेबल लेजिस्लेशन में, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो आप वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो लैटिन मैगजीन के ऊपर, ये फेमस लैटिन मैगजीन के ऊपर बेस्ड है, उस मैगजीन का नाम है क्वांडो अ लिक्विड प्रोहिबिट्योर एक्स डायरेक्टो प्रोहिबिट्योर एट पर ऑब्लिकम। मीन्स जो चीज़ आपको डायरेक्टली प्रोहिबिट किया गया है, वो आपको इनडायरेक्टली भी प्रोहिबिट किया गया है। मीन्स अगर लेजिस्लेचर के ऊपर प्रोहिबिशन है, किसी चीज़ का एक्सप्रेस प्रोहिबिशन है, तो इनडायरेक्ट प्रोविजन भी होता है। इस डॉक्ट्रिन का हमें ज़रूरत क्यों पड़ा? हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, और फेडरल फेडरल सिस्टम है यहाँ पे फॉलो करता है। फेडरल सिस्टम में होता है कि जो पावर होता है वो बेसिकली डिवाइड होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। और जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही डिवाइड करता है पावर को बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और हम लोग का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेटेड प्रोविजन कहाँ पे दिया हुआ है? हम लोग का इसका रिलेटेड प्रोविजन दिया हुआ है आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड किया गया है। किस किस के बीच में डिवाइड किया गया है? पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के बीच में। पहला पार्लियामेंट जो होते हैं वो यूनियन लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर बना सकती है। और जो कुछ होती है, कुछ मैटर कंकरेंट लिस्ट में बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकती है। और कुछ टाइम ऐसा हो सकता है, कुछ लेजिस्लेचर ये काम कर सकते हैं कि वो जो सब्जेक्ट मैटर उसके आउटसाइड स्कोप का है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कोप से बाहर का, उसके ऊपर भी लॉ बना सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने वो चीज़ उसको करने का पावर ही नहीं दिया है। और वो चीज़ अगर कोई भी लेजिस्लेचर कर रहा है तो वो एक फ्रॉड हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो इसी फ्रॉड को रोकने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ कलर लेबल लेजिस्लेशन का इवॉल्व किया हो गया है। हम लोग जैसे जानते हैं कि जो डॉक्ट्रिन है वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के में मेंशन नहीं है, ये केस लॉ के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरप्रेट किया गया है। अब जब कोर्ट के पास मैटर जाता है तो कोर्ट ये पूछती है, कोर्ट हमेशा ये क्वेश्चन आस्क करती है कि लेजिस्लेचर के पास सच में पावर था उस मैटर के ऊपर, उस सब्जेक्ट में ऊपर लॉ बनाने का, या फिर वो प्रिटेंड कर रही थी कि वो अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ बना रही है, पर एक्चुअल में इन रियलिटी वो जो उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ बना रही थी जो उसके पावर के आउटसाइड द स्कोप था।
तो कोर्ट हमेशा ये पूछती है क्या लेजिस्लेचर के पास उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ बनाने का सच में पावर था, या वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि वो अपने सब्जेक्ट मैटर के अंदर कर रही है, सब विद इन द सब्जेक्ट मैटर कर रही है। वो प्रिटेंड करती है कि वो विद इन सब्जेक्ट मैटर कर रही है काम, बट इन रियलिटी वो सब्जेक्ट मैटर के बियॉन्ड काम करती है, सब्जेक्ट मैटर के बियॉन्ड काम कर रही थी। इसी चीज़ को कलरेबल कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हम लोगों का, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट दैट इज़ यूनियन और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड कर चुकी है, डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। अगर कोई एक लेजिस्लेचर किसी दूसरे के फील्ड को इंक्रोच कर रहा है और प्रिटेंड करता है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में लॉ बना रहा है, तो उसे ही कलरेबल कहते हैं। मीन्स यहाँ पे प्रिटेंड हो रहा है और इंक्रोच किया जा रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग कलरेबल कहते हैं। कलरेबल का मतलब क्या होता है? वो अपैरेंटली देखने में तो लीगल लगता है, वो देखने में लीगल लगता है, पर इन रियलिटी वो कुछ चीज़ को हाइड करता है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ को वो इन रियलिटी में हाइड करता है ऑन द गार्ब ऑफ लीगैलिटी। लीगैलिटी का मास्क लगा के, लीगैलिटी का मास्क लगा के वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को वो हाइड करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को वो हाइड कर रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को हाइड करता है। जो कलरेबल लॉ होता है वो तो अपीयरेंस में लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में दिखता है, बट इन रियलिटी वो लेजिस्लेटिव, जो लेजिस्लेचर का कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बियॉन्ड होता है। विद इन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस दिखता है, मीन्स अपीयर होता है कि वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में है, बट इन रियलिटी वो लेजिस्लेचर की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बियॉन्ड होता है। जब कोर्ट के पास वो मैटर जाता है तो कोर्ट सिर्फ उसके टाइटल को देख के या उसके लॉ के फॉर्म को देख के या फिर उसके लैंग्वेज को देख के डिसाइड नहीं करती है, बट इन रियलिटी कोर्ट क्या करती है? कोर्ट उस लेजिस्लेचर का, उस जो लेजिस्लेशन बनाया गया उसका ट्रू नेचर को एग्जामिन करती है, उसके रियल ऑब्जेक्ट को देखती है, और उसका क्या इफेक्ट होगा, उस लॉ का क्या इफेक्ट होगा, इस चीज को देखती है। लॉ का क्या इफेक्ट होगा इस चीज को वो लॉ को देखती है, और देखती है क्या लेजिस्लेचर इनडायरेक्टली कुछ ऐसा अचीव करने का कोशिश तो नहीं कर रहा है। अगर वो ऐसा कोशिश कर रहा होता है तो लॉ उसे स्ट्रक डाउन कर देगी। मतलब किसी भी चीज को इनडायरेक्टली अचीव करने का कोशिश किया जा रहा है जो कि वो डायरेक्टली नहीं कर सकती है, तो कोर्ट उसका अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का इस्तेमाल करते हुए उसे स्ट्रक डाउन कर सकती है, स्ट्रक डाउन कर सकती है। और इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई होने के लिए कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हम लोगों को देखना है। वो जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहला क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन होना चाहिए, मीन्स एक प्रोहिबिशन होना चाहिए लेजिस्लेचर के द्वारा, लेजिस्लेचर को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि वो फॉलोइंग मैटर्स पे वो लॉ नहीं बना सकती है। और वो लेजिस्लेचर क्या करती है? वो उस लिमिटेशन को बाईपास करने का कोशिश करती है। कोर्ट उसके बाद आके उस सब्सटेंस को चेक करती है ओवर फॉर्म, मीन्स वो रियलिटी को चेक करती है ओवर इल्यूजन। वो इल्यूजन, लॉ लेजिस्लेचर क्या करता है? एक इल्यूजन बनाता है कि उसके पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, जबकि इन रियलिटी उसके पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ही नहीं होता है। तो कोर्ट इसी के अपीयरेंस के बियॉन्ड जाके उसको चेक करती है। रियल ऑब्जेक्ट क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको पावर ही नहीं दिया गया है। दिखता वो लॉ वैलिड है, पर इन रियलिटी वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के आउटसाइड होता है। अब इस डॉक्ट्रिन का हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ा? डॉक्ट्रिन का इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि जो पार्लियामेंट होता है, नहीं तो पार्लियामेंट स्टेट के मैटर पे, स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ बना देगी, जो स्टेट होगी यूनियन के मैटर पे लॉ बना देगी। इससे क्या होगा? जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर है, मीन्स सेंटर और स्टेट के बीच जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो तो मीनिंगलेस हो जाएगा फिर। इसी चीज को रोकने के लिए इस डॉक्ट्रिन की जरूरत पड़ती है, और कोर्ट इस चीज को, इस डॉक्ट्रिन को यूज करते हुए, डॉक्ट्रिन को यूज करके फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करती है, फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट कर लेती है। अब लोग इसका हम लोग एक मजेदार एग्जांपल देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग को पता है कि एग्रीकल्चर जो होता है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, मीन्स एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। पार्लियामेंट उस पर डायरेक्टली लॉ नहीं बना सकती है। अगर पार्लियामेंट ऐसा कहती है कि जितना भी इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड है हम उसको एक्वायर करते हैं, तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या करती है, एक अनदर लॉ बनाती है जिसमें कहती है कि हम ये जो लॉ बना रहे हैं वो ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड है। बट इन रियलिटी वो जो लॉ है वो एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड के लिए, वो जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक्वायर करने के लिए बना रही है। हाँ, ये लॉ दिख तो रहा है कि वो ट्रेड के साथ है, वो लॉ दिख तो रहा है कि ट्रेड के साथ है, बट उसका रियल पर्पस है लैंड को एक्विजिशन करना। तो कोर्ट इसको कलर लेबर लेजिस्लेशन का फॉर्म दे सकती है और उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। अब कोर्ट के पास जाता है मैटर, तो कोर्ट क्या करती है, इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी करती है। सबसे पहले 2-4 क्वेश्चन पूछती है कोर्ट। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछती है, क्या लेजिस्लेचर के पास पावर है लॉ को इनेक्ट करने का? दूसरा, क्या रियल में क्या सब्सटेंस है लॉ का, मीन्स रियलिटी में वो लॉ करना क्या चाह रहा है। कि ऐसा क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये रहता है कि क्या लेजिस्लेचर किसी चीज को इनडायरेक्टली करने का कोशिश तो नहीं कर रहा है जो कि वो डायरेक्टली कर देता है। अगर सबका आंसर यस है तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में ये रखने का है कि यहाँ पे जो कोर्ट चेक करती है वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को चेक करती है, ना कि मोटिव के ऊपर। मोटिव पे ये नहीं जाती है कि इसका गुड मोटिव है या बैड मोटिव है, बस वो देखती है क्या लॉ के ऊपर पावर है इस चीज को लॉ बनाने का, मीन्स लॉ के लेजिस्लेचर को क्या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर दिया गया है इसके मैटर में लॉ बनाने का। किस किस सिचुएशन में ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं करता है, ये डॉक्ट्रिन वहां पे अप्लाई नहीं करता है जहां पे लेजिस्लेचर के पास रियल पावर हो, एक्चुअल पावर हो, इवन इफ लॉ इज अनफेयर या हार्श है, या लेजिस्लेचर का बैड मोटिव है, या पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके पॉलिटिकली क्वेश्चंस के वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी अगर वो लॉ बनाया जा रहा है, पर अगर लेजिस्लेचर के पास कॉम्पिटेंस है तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। इसका हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के पास कस्टम ड्यूटी इम्पोज करने का पावर नहीं है। अगर कोई स्टेट कहती है कि हम लोग कस्टम ड्यूटी इम्पोज कर रहे हैं तो वो लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पर इनडायरेक्टली कोर्ट जो स्टेट है वो दूसरा कुछ ट्राई करती है, वो कहती है कि हम लोग जो टैक्स लगा रहे हैं वो कस्टम ड्यूटी नहीं है, बस हम लोग हमारे बॉर्डर से जब आप क्रॉस करोगे, अगर गुड्स का टू एंड फ्रो होगा तो उसके ऊपर स्पेशल बॉर्डर एंट्री चार्ज लग जाएगा। तो हालांकि इनका नाम स्पेशल बॉर्डर एंट्री चार्ज दिया गया है, बट इन रियलिटी ये कस्टम ड्यूटी ही है। तो कोर्ट उसको ट्रीट करती है एज ए कलरेबल लेजिस्लेशन और उसको स्ट्रक डाउन कर देती है। आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देखते हैं। इस डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का जो शुरुआत हुआ था वो 1922 में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू किया गया था। उसका पहला जो केस था वो था बैली वर्सेस ड्रेक्सल फर्नीचर कंपनी लिमिटेड, और इसको चाइल्ड लेबर टैक्स केस भी कहते हैं। ये अमेरिकन केस है, यूएस कोर्ट के द्वारा इसको दिया गया था, यूएस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, और ये कलरेबर लेजिस्लेशन का मे बी शायद फर्स्ट केस हो सकता है। इस केस में प्रिंसिपल्स को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। जो कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं आप उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं। इस केस का हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि 1900 में, अर्ली 1900 में जो चाइल्ड लेबर था यूएसए में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड था। कांग्रेस चाहती थी कि वो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करे, पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम इस मैटर में ये है कि जो भी लेबर लॉ के रिलेटेड कंडीशन है, फैक्ट्री के कंडीशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है पावर, उसको फेडरल गवर्नमेंट ट्राई नहीं कर सकती है। हालांकि स्टेट, हालांकि वहाँ के कांग्रेस जो कि वहाँ की पार्लियामेंट है उसको बैन करने का कोशिश की भी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के थ्रू, हैमर वर्सेस डेजन हार्ट के केस के थ्रू इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर भी कर दिया था और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो चाइल्ड लेबर के ऊपर कांग्रेस डायरेक्टली प्रोहिबिट तो नहीं कर सकती है। तो अब कांग्रेस क्या कर सकती थी, तो कांग्रेस ने एक अलग अप्रोच अपनाया, एक अलग स्ट्रेटेजी की। उन्होंने चाइल्ड लेबर टैक्स एक्ट बनाया 1919 का, और उन्होंने ये कहा कि
जितनी भी कंपनियां हैं जो कि चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय कर रही है, तो उनके नेट प्रॉफिट पे 10% उनको टैक्स देना पड़ेगा टू द फेडरल गवर्नमेंट। हालांकि ऑन पेपर ये टैक्स था, बट इन रियलिटी उनको फोर्स किया जाता है एम्प्लॉयर को कि वो चाइल्ड लेबर को स्टॉप कर दें। फैक्ट्स तो हम लोग देख ही चुके हैं। और अब हम लोग आते हैं सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस क्या था। उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं गवर्नमेंट का एनालिसिस क्या था। गवर्नमेंट कहती है कि कांग्रेस के पास तो टैक्सेशन पावर है, तो टैक्सेशन पावर है तो कांग्रेस उसके ऊपर टैक्स लगा सकती है, इसलिए ये लॉ वैलिड होना चाहिए। जबकि ड्रेक्सल फर्नीचर कंपनी है वो कहती है कि ये देखने में तो ये फॉर्म में तो एक टैक्स लग रहा है, बट इन रियलिटी इन सब्सटेंस ये एक पेनाल्टी है जिसको डिजाइन किया गया है कि चाइल्ड लेबर को रेगुलेट किया जा सके, इस चीज से रेगुलेट करने के लिए। तो कांग्रेस वो काम कर रही है जो कि वो डायरेक्टली एकम्प्लिस नहीं कर सकती, उसको इनडायरेक्टली करने का कोशिश कर रही है। इसलिए ये लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को डिक्लेयर करना चाहिए। अब कोर्ट का एनालिसिस क्या होता है। कोर्ट ने इसका जो लेबल है टैक्स का उसके बियॉन्ड जाके उसके रियल सब्सटेंस को जाके देखा, फॉर्म के ऊपर ना जाके सब्सटेंस के ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर देखती है और देखती है कि उसका रियल नेचर लॉ का क्या है। फिर कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि जो उसको टैक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया गया वो लॉ का, पर वो इन रियलिटी वो पेनल्टी ही है। कोर्ट हेल्ड करती है कि ये जेन्युइन टैक्स नहीं है, एक्चुअली में ये एक पेनल्टी है। और कहती है कि कांग्रेस अटेम्प्ट कर रही है चाइल्ड लेबर को रेगुलेट करने का इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन इन द डिस्गाइज और गार्ब ऑफ द टैक्सेशन। मतलब कांग्रेस चाइल्ड लेबर वेलफेयर को कि चाइल्ड लेबर को रेगुलेट करने के लिए टैक्सेशन के नाम पे लॉ बना रही है। इसीलिए इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि वो बियॉन्ड द स्कोप था, वो उसके मैटर के बियॉन्ड स्कोप था, बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कोप था, इसलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के ही बाहर था। अब इंडिया में हम लोग आते हैं, इंडिया का केस देखते हैं हम लोग। इंडिया में जो एक लीडिंग केस है के गजपति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसका हम लोग बैकग्राउंड जान जाते हैं। जो उड़ीसा में जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ, तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो लैंड रिफॉर्म ला रही थी और जमींदारी को एबॉलिश कर रही थी, जो मोस्ट ऑफ द स्टेट यही कर रही थी। स्टेट गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म लाती थी और एबॉलिश को जमींदारी को एबॉलिश करती थी, और उनको क्या करते थे, जो लॉ रहता था उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता था, ताकि वो उनका जुडिशियल रिव्यू भी ना हो सके। और इसी इसी ट्रांजैक्शन में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने क्या किया, उड़ीसा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1950 लाती है, और दूसरा लाती है उड़ीसा स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट 1951। दो लॉ लाती है। इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट वाज टू रिड्यूस द इकोनॉमिक पावर ऑफ लार्ज जमींदार, और जो लैंड राइट्स है स्टेट को ट्रांसफर कर दिया जाए। पर इस केस में जितने भी जमींदार होते हैं वो केसी गजापति नारायण रॉ की लीडरशिप में सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा रही है, और जो वो इतना ज़्यादा एक्सेसिव है कि उसका रियल पर्पस जो है वो रिवेन्यू कलेक्शन नहीं है। उसका रियल इंटेंशन है कि वो जमींदारी को अबॉलिश करे और उनकी जमींदार की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर ले। इसीलिए ये कलर लेवल पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। जमींदार के द्वारा ये कहा गया था, आर्गुमेंट लिया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट एंड द प्रीटेक्स ऑफ इम्पोजिंग अ टैक्स, मतलब टैक्स के नाम पे जमींदार की प्रॉपर्टी लेना चाह रही है। ये लग तो रहा है कि टैक्सेशन मीजर है, बस उनका रियल पर्पस था कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द जमींदार। सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर क्या आया, क्या जो उड़ीसा लॉ है एक कलरेबल लेजिस्लेशन है, और दूसरे शब्दों में ये कहे तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या इनडायरेक्टली ऐसा काम करने का कोशिश कर रही थी जो वो डायरेक्टली नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर जाता है और सुप्रीम कोर्ट अच्छे से मैटर को एनालाइज करती है और दो क्वेश्चन पूछती है। पहला क्वेश्चन, क्या स्टेट लेजिस्लेचर के पास एग्रीकल्चर इनकम टैक्स करने का पावर है। आंसर है यस। स्टेट गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इंपोज करने का पावर है।
और जो स्टेट लेजिस्लेचर और जो इनकम टैक्स है वो स्टेट लेजिस्लेचर के कॉम्पिटेंस में फॉल करता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर दिया गया है। तो हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है टैक्स को इम्पोज करने का। तो दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है किसी लेजिस्लेचर को कोई लॉ बनाने का, वो इसलिए इनवैलिड कर दिया जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्श है या फिर एक्सेसिव है? तो कोर्ट का आंसर था नो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट इस केस में कहती है, केसी गजापति राव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। उसमें ये कहती है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलर लेबर लेजिस्लेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ बोनाफाइड और मेलाफाइड ऑन द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। मीन्स लेजिस्लेचर का इंटेंशन बोनाफाइड है या मेलाफाइड है, उसको वो नोटिस करने के लिए कोर्ट नहीं बैठी है। कोर्ट यहाँ पे उनका गुड फेथ या बैड फेथ या पॉलिटिकली किस मोटिवेशन से वो काम कर रही है वो नहीं देख रही है। बस वो देख रही है क्या लेजिस्लेचर के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है या नहीं, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है या नहीं। बस कोर्ट को यही चेक करने का पावर है अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2। जुडिशियल रिव्यू सी का हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंस है या नहीं है। तो कोर्ट का ये जो डिसीजन आया, कह रही है कि हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि इम्पोज एग्रीकल्चर टैक्स को इम्पोज किया जाए, और ये जो लॉ है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर में आ रहा है, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ कलर लेबर लेजिस्लेशन नहीं लग रहा है। और जो जमींदार का जो चैलेंज था वो फेल हो गया और जो लॉ है अपहेल्ड कर दिया गया। और एक हम लोग दूसरा लीडिंग केस देखते हैं, आर एस जोशी वर्सेस अजीत मिल्स 1997 का। इस केस में हम लोगों को सबसे पहले गुजरात सेल टैक्स एक्ट 1969 के कुछ प्रोविजंस देखने होंगे। सबसे पहला प्रोविजन ये है कि जो सेल टैक्स को जो कलेक्शन किया जाएगा, ये जो प्रोविजन बताया जा रहा है गुजरात सेल टैक्स एक्ट 1969 में, कि जो सेल टैक्स है उसको कलेक्ट किया जाएगा डीलर के द्वारा, और वो जो टैक्स को जो है डिपॉजिट किया जाएगा गवर्नमेंट ट्रेजरी में। और भी बताया जा रहा है कि क्या कंसिक्वेंस होगा अगर इलीगली कोई टैक्स को जमा किया गया है, तो उसका क्या कंसिक्वेंस होगा। तो ये 3 पॉइंट हैं जो कि डील कर रहे हैं गुजरात सेल्स टैक्स एक्ट 1969 में। अब यहाँ पे इस केस के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कुछ जो डीलर हैं सर्टेन कस्टमर से कुछ अमाउंट को कलेक्ट कर रहे हैं ऑन द नेम ऑफ सेल टैक्स। सेल टैक्स के नाम पे कुछ डीलर कस्टमर से कुछ अमाउंट ले रहे हैं जिसको वो सेल टैक्स कह रहे हैं। हॉवेवर कुछ केस में ये जो टैक्स था वो लीगली पेबल भी नहीं है, और कुछ केसेस में तो डीलर्स के पास ये अथॉरिटी भी नहीं थी उस टैक्स को कलेक्ट करने का। तो स्टेट गवर्नमेंट आती है और प्रोवाइड करती है लॉ के थ्रू कि जो भी अमाउंट कलेक्ट किया गया है एज अ टैक्स उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज करती है कि किसी भी वो इलीगली कलेक्टेड अमाउंट को फोरफिट कर ले, इलीगली कलेक्टेड अमाउंट को फोरफिट कर ले। तो अब ये इसको इसको चैलेंज किया जाता है डीलर्स के द्वारा। सबसे पहला जो ग्राउंड उठाया जाता है कि प्रोविजन वाज कॉल्ड फोरफीचर, मतलब जो फोरफीचर किया जा रहा है कलेक्टेड अमाउंट का, वो फोरफीचर ना होकर एक पेनल्टी है। और दूसरा आर्गुमेंट ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर, वो कुछ चीज़ को ऐसा करने का कोशिश कर रही है जो कि वो डायरेक्टली नहीं कर सकती, वो इनडायरेक्टली कर सकती है, इसीलिए वो कलर लेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर कर रही है। डीलर्स के अकॉर्डिंग ये जो है टैक्स मेजर का इस्तेमाल कर रही है, टैक्स मेजर का इस्तेमाल कर रही है एज अ पीनल प्रोविज़न। जो स्टेट गवर्नमेंट है अपना टैक्स प्रोविजन को यूज़ कर रही है एज अ पीनल प्रोविज़न, इसीलिए इसको चैलेंज किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज किया गया। और कोर्ट ने इस केस में क्या हेल्ड किया हो गया, कोर्ट ये हेल्ड करती है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है सेल टैक्स करने का। यस, पावर है। तो जो टैक्सेशन ऑन सेल्स गुड है वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के विद इन है। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट नेसेसरी जो लॉ है वो बना सकती है टैक्सेशन को इफेक्टिव करने के लिए। और ये जो फोर फीचर है उसको इफेक्टिव क्यों किया गया, क्योंकि कुछ जो डीलर थे जो मनी कलेक्ट कर रहे थे टैक्स के नाम पे, वो उनका मनी तो था नहीं, वो खुद को अनजस्ट इनरिचमेंट कर रहे थे। अनजस्ट इनरिचमेंट क्या होता है कि अनफेयरली प्रॉफिट कर रहे थे एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। अनजस्ट इनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि वो अनफेयरली प्रॉफिट को गेन कर रहे थे
एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट कह रही थी कि अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया जाए। तो फॉरफीचर जो प्रोविज़न है वो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेशन का पावर का इंसिडेंटल प्रोविज़न हो गया। और इसीलिए ये कोई डिस्गाइज नहीं है, डिस्गाइज अटेम्प्ट नहीं है फॉरबिडन पावर को एक्सरसाइज करने का। मीन्स ये इनडायरेक्टली कुछ ऐसा नहीं कर रही है जो कि उसको डायरेक्टली करने का पावर नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का कुछ कलर लेबर लेजिस्लेशन के ऊपर ऑब्जर्वेशन भी आया। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था कि कोर्ट को हमेशा ये नहीं मान के चलना चाहिए, प्रिज्यूम करना चाहिए कि जो लेजिस्लेचर के द्वारा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फ्रॉड प्ले किया गया है। और दूसरी बात, और ये डॉक्ट्रिन को हमेशा कैजुअली अप्लाई नहीं करना चाहिए। कोर्ट को उसके फॉर्म को ना देख के उसके सब्सटेंस को देखना चाहिए। कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए। कोर्ट ने ये कहा कि कोई लॉ भी कलर लेबर लेजिस्लेशन तभी बनता है जबकि उसके पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं हो और वो लेजिस्लेशन को डिस्गाइज करते हुए कुछ ऐसा इनडायरेक्टली कर रहा है जो कि वो डायरेक्टली नहीं कर पाता। और साथ ही कोर्ट ने ये बताया कि कोई भी लॉ कलरेबल इसलिए नहीं बन जाएगा क्योंकि वो सीवियर है या फिर उसमें फीचर के प्रोविजंस है, पेनाल्टीज के प्रोविजंस है, या लोगों को वो अनफेयर लग रहा है या कुछ वो बर्डन क्रिएट कर रहा है किसके ऊपर, ऑब्वियसली पीपल्स के ऊपर या फिर अफेक्टेड पर्सन के ऊपर। तो इसलिए वो कलरेबल लेजिस्लेशन नहीं हो जाएगा। और एक और लीडिंग केस हम लोग देखते हैं, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। ये भी जमींदारी के लैंड एबॉलिशन से रिलेटेड है जो एक्वायर किया जा रहा है। इसमें क्या हुआ कि 1950s के अराउंड बिहार गवर्नमेंट, बिहार लेजिस्लेचर है जो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 को इंट्रोड्यूस करती है। उसका पर्पस क्या था कि जमींदारी को अबॉलिश करेगी और जितने भी स्टेट्स हैं उसको एक्वायर करेगी। एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स आएगा। एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स का मतलब होता है जो कृषि संबंधित जमीन है उसमें कुछ ऐसे लॉ बनाए जाएंगे जिससे कि पॉवर्टी कम हो और वेलफेयर का काम हो सके, वेलफेयर प्रोविजन जा सके। इससे रिलेटेड हो सकता है वो फार्म लॉज से रिलेटेड हो सकता है, फार्म लॉज। और जो लैंड है उसका बेटर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द लैंड नहीं हो और साथ ही साथ इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल या बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब इनके में क्या हुआ कि जमींदार जो हैं क्या सारे जमींदार यूनाइट होके और अंडर द लीडरशिप ऑफ कामेश्वर सिंह वो जाके आर्ग्यू करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है लैंड रिफॉर्म के नाम पे हमारा जमींदार का प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर रही है। उनका पर्पस था, उनको बताया गया उनके मुताबिक जो एपरेंट ऑब्जेक्ट था कि लैंड रिफॉर्म, बट इन रियलिटी जमींदार की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही थी विदाउट गिविंग फेयर कंपनसेशन। तो लेजिस्लेचर वही चीज कर रही थी जो कि वो इनडायरेक्टली कर रही थी, जो कि वो इनडायरेक्टली नहीं कर सकती। इसलिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ कलर लेबर लेजिस्लेशन यहाँ पे अप्लाई करता है। कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे जो लॉ बनाया गया लैंड रिफॉर्म वो बिल्कुल भी वैलिड है क्योंकि बिहार लेजिस्लेचर के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है और उसको कौन दे रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पिटेंस दे रहा है। इसीलिए ये कलरेबल नहीं है। हालांकि इनके ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म को तो अफेल्ड कर दिया गया पर सर्टेन प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया गया क्योंकि वो अनइक्वल और आर्बिट्ररी थे। तो इसलिए इसको डॉक्ट्रिन ऑफ कलर लेबर लेजिस्लेशन के अंदर ये फॉल नहीं किया है और इस मैटर को कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया गया है। तो थैंक यू गैस फॉर वाचिंग दिस। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ कलर लेबर लेजिस्लेशन हम लोग का यहीं पे एंड होता है और हम लोग ने इसमें देखा कि सारे केस लॉज वगैरह देख लिए और साथ ही साथ उसका पर्पस भी देखा। अगर आप लोगों को इस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें पीडीएफ, देन आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑफ दिस at free of cost. Thank you guys for watching this.